नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान 2025। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किसान की जिन्होंने अपने परिश्रम और नवाचार से खेती को नई दिशा दी है। धमतरी जिले के ग्राम हदबद विकासखंड कुरुद के उन्नतिशील कृषक थानेन्द्र साहू को इस वर्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहला अवसर है जब धमतरी जिले से किसी किसान को यह प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान मिला हो। आपको बता दें, धमतरी जिला वैसे भी कृषि नवाचार और प्राकृतिक खेती के लिए जाना जाता है, जिसे धनहा धमतरी के नाम से भी पहचाना जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए थानेन्द्र साहू ने न सिर्फ जैविक खेती को अपनाया, बल्कि अनेक किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। आज हमारे साथ थानेन्द्र साहू मौजूद हैं और उनसे जानेंगे उनकी सफलता की कहानी, उनके नवाचार और खेती को लाभकारी बनाने के उनके अनोखे अनुभव को। थानेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर एस 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, इतना बड़ा सम्मान आपको मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो थानेन्द्र जी, जैविक खेती अपनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि जैविक खेती एक बहुत ही मुश्किल तरीके की प्रक्रिया है। आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? शुरुआत मैं 2012 में 12वीं पास किया था, तो उसी समय मेरे गांव से गुजरते हुए गाड़ी गए गोवर्धन करके, गोवर्धन पायलट से। उसमें एक साथी था डॉक्टर दिलीप कुमार बिसेल, वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा था। तो उसी दरमियान में उस साथी को पूछा कि ये गोवर्धन क्या है करके, तो उन्होंने बताया कि गोबर में है धन। तो गोबर से जो जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है उससे दवाई बनाया जाता है। 20 लीटर का डिब्बा था, उसमें ये दवाई बनाया जाता है। तो वहीं से मैं शुरुआत किया था। तो फिर मैं इस जानकारी को लेके कृषि विभाग गया। तो कृषि विभाग में हमारे फत्ते लाल पटेल सर जी हैं, कृषि विभाग के आत्मा योजना अंतर्गत अधिकारी। तो इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी बनाया कि ये गोबर खाद से दवाई बनाया जाता है और इसके साथ आप जुड़ के काम करेंगे तो आपको आगे एक रोजगार का भी साधन करेगा। तो वहीं से मैं जुड़ करके अपने खेती में जैविक खेती को शुरुआत की। जी, तो शुरुआत कैसे की आपने ये तो बता दिया, लेकिन शुरुआत में जैविक खेती को लेकर क्या कोई कठिनाइयां आई, कोई ऐसी मुश्किलें आई जो आपको सामना करना पड़ा हो जिनका? जी, तो उस समय मैं 2012 की बात है मैं बता रहा हूँ। उस समय हम लोग 2 भाई और 3 बहन होते हैं। बहन का तो अभी शादी हो चुका है। हम लोग 2 भाई हैं। तो खेती में काफी खर्चा होता है। हम लोग उस समय रासायनिक खेती करते थे, हमारे जो पिताजी हैं 2012 के पहले। तो हमें भी जैसे युवा है तो हमको भी रोजगार के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उसको एक जैविक खेती को रोजगार के दृष्टिकोण से भी चुना, तकनीकी भी चुनाई। तो गोबर सबसे पहले अपने घर में एक ड्रम लिया 50 लीटर का, जिसमें घर में मेरा गाय है, तो उससे गौमूत्र कलेक्शन किया। तो कलेक्शन करके फिर मैंने शुरुआत किया कि एक खेती में प्रयोग किया। उसमें मुझे जब लगा कि नहीं, खेती में गौ आधारित खेती करने से हमारी जो खेती के जो उत्पादनता है, जो उत्पाद है वो अच्छा आ रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। इस प्रकार से मैंने इसकी शुरुआत की। बात कर लेते हैं, आप किनके धान की सुगंधित और औषधीय किस्मों की खेती करते हैं? कुछ ऐसे किस्म हम जानना चाहेंगे जिसकी खेती आपके द्वारा की गई हो। जी, मैं विशेष करके अभी 3 प्रकार के किस्म लगा रहा हूँ, जिसमें सुगंधित धान है। सुगंधित धान में जमा फूल है, विष्णु भोग है, बादशाह भोग है, नगरी दुबराज है, तांबे दुबराज है। और इसमें उत्पादन बहुत कम आता है, 8 से 10 कुंटल आता है। रेड राइस, ब्लैक राइस, ये औषधि किस्म के धान है, जिसके उपयोग से हमारे शुगर है, कैंसर है, आयरन की कमी है, तो इससे ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार के मैं धान लगाता हूँ। तीसरा जो कॉमन है, जो हमारे जो सामान्य खाने के लिए HLT है, DRK है, सांबा वैरायटी की है। तो 3 टाइप का अपना जो ऑर्गेनिक खेती है, गौ आधारित खेती, इसमें मैं वो कर रहा हूँ। जी, ये भी समझ लीजिए कि जैविक खेती में आपने जो गौ आधारित तरीके अपनाए हैं उसमें से सबसे ज्यादा असरदार कौन सा रहा है? गौ आधारित खेती में तो सभी जो वैरायटी के धान है वो ठीक है।
बाकी हमारा जो खेती है वो पूरा गौ आधारित करते हैं, जिससे हमारे मिट्टी के जो उर्वरकता है वो बना रहता है, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी ठीक है। और हमें बाहर से कोई प्रकार के जो बाजार के जो सामान है, सामग्री है, आदान है, वो लाना नहीं पड़ता। हम अपने घर में ही पूरे जो आदान है वो तैयार कर लेते हैं। जी, तो बाजार से कोई सामान नहीं लाना पड़ता, घर में ही तैयार कर लेते हैं। लेकिन पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती में आपको क्या बड़ा अंतर दिखता है, और आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के उन किसानों को जो जैविक खेती अभी नहीं कर रहे हैं और उस ओर जाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं? मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि मैं तो जैविक खेती कर रहा हूँ, गौ आधारित खेती कर रहा हूँ, और मैं अपने स्वास्थ्य, अपने पर्यावरण और हमारे जो मित्र कीट है उसकी जो रक्षा होती है, जीव जंतु हमारे खेत में मौजूद रहते हैं, तो बाकी किसान भाई इसको करें। मैं जैविक और ये जो मेडिसिनल धान है, औषधि वाला, सुगंधित वाला, इससे उगा करके मैं मार्केट में, बाजार में अच्छा उत्पादन लेके जो पैसा मुझे भी मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसे सभी किसान, हमारे जो छत्तीसगढ़ के जितने किसान भाई है वो गौ आधारित खेती करें और अपना उत्पादन करके बाजार में बेचें। जिनको आवश्यकता है, जो चाहते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य, हमारे जो स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसको अच्छा चावल, अच्छा अनाज इसको वहाँ तक पहुँचाएं। जी, तो जैविक खेती की आमदनी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कितना सुधार आया है, या पारंपरिक खेती और जैविक खेती में कितना अंतर होता है? आमदनी में भी क्या कुछ अंतर होता है? जी, जैसे अब स्थिति परिस्थिति अनुसार तो उसमें निर्मित होता है। जैसे हमारा जो उत्पादन है, जैविक खेती में हमारा जो उत्पादन है वो थोड़ा सा कम आता है, और ये जो रासायनिक खेती है उसमें ज्यादा आता है। तो किसान उसी में कहते हैं कि उसको हमारा जो गौ आधारित खेती है उसको कोई करना नहीं चाहता। तो हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा गौ आधारित खेती करके जो उत्पादन है तो उत्पादन में ना जाए, और हमारा स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य को देखते हुए इसका खेती करें, ये हमारा उद्देश्य है। और युवाओं को एक रोजगार का भी इसमें अवसर मिलता है। हम अपना जो उत्पादन है, जैसे आपने इनकम की बात की, तो हम हमारा जो उत्पादन है और रायपुर शहर में हम लोग अभी बेच रहे हैं। सानंद जी, एक सवाल और आपसे। सम्मान आपको मिल गया है, अब इस सम्मान को आप किस रूप में देखते हैं? एक जिम्मेदारी या उपलब्धि? क्योंकि उपलब्धि तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तो एक राज्य के प्रति, कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रति, अब आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। आपसे जुड़े लोग हैं, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो कैसे देखते हैं सम्मान को? मैं तो जिम्मेदारी मुझे मिला है, पूरा जिम्मेदारी मैं किसानों के लिए निभाऊंगा। और ये उपलब्धि भी है कि हमारे जो जिला है वो पहली बार हमको, पूरे धमतरी जिले में पहली बार खूबचंद बघेल का जो सम्मान है वो मिला है, और पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार मुझे, मतलब कम उम्र में ये सम्मान मिला है। मात्र 33 वर्ष की उम्र में ये मुझे सम्मान मिला है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, गौरव की बात है। इसलिए मैं हमारे जिला प्रशासन को, कृषि विभाग के अधिकारी को, जितने भी हमारे किसान साथी, को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए नाम मेरा चयन दिया। वाकई में बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाली ये बात है। आपकी पढ़ाई को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप खेती कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन क्या कुछ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई का भी असर जो है, और पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो इस तरीके के कामों में करते हैं, तो बोलते हैं दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती है। तो एजुकेशन आपकी क्या कुछ रही है? अब इसमें मैं जब शुरुआत हुई 2012 से, जब 12वीं का पढ़ाई कर रहा था, तभी से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इस खेती बाड़ी में अच्छा काम करना है तो पढ़ाई तो जो भी है, लेकिन काम करने की एक ललक होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, जिससे मन, अगर कोई भी चीज को अगर हम मन से करें तो वो कार्य पूरा होता है। तो वही मैं इसके प्रयास किया हूँ कि किसान लोग मुझे हमेशा प्रेरित किए हैं कि आप भले कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं मन से कर रहे हैं और ये अच्छा काम है। यही मुझे हमेशा किसान भाई और विभाग के जितने भी साथीगण हैं उससे मुझे प्रेरणा लगातार मिला है, और मैं इस काम को इसलिए करते गया। मेरे ऊपर भी बहुत सारी समस्या है, और मुझे भी हतोत्साहित प्रयास हुआ है कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर भी परिवार का दायित्व है। उन्होंने कहा घर परिवार देखना है, तो उस सब को देखते हुए खेती और किसानों की जिम्मेदारी मैंने ली है, और आगे भी मैं खेती किसानों के लिए साथ है, मेरे खेती के ऊपर समर्पित। जी, आगे आप खेती के कौन से नए प्रयोग या योजनाएं लाना चाहते हैं? कुछ ऐसा आपके दिमाग में हो, माइंड में हो, जिस तरीके की खेती आप आगे और करना चाहते हो?
अब जैसे विभाग के अधिकारी और प्रशासन हमको गाइडलाइन करेंगे तो बिल्कुल जो नए नए तकनीक है उससे हम सीखेंगे और सीख के हम जो हम हमारे से बन पड़े, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि हमारे किसानों के लिए जहां आवश्यकता पड़े उसके लिए मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। धनेश जी, एक सवाल छोटा सा ये कि आज के जो युवा है वो खेती किसानी छोड़ना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके आपके माता पिता ने तो कर ली और नई जनरेशन जो आ रही है वो शहरों की ओर भाग रहे हैं, गाँव को छोड़ रहे हैं, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहिए। किसान हमारे जो युवा भाई है उसके लिए एक जो खेती है वो सुनहरा अवसर है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अपने घर में खाद दवाई स्वयं बनाता हूँ, बाहर से लगता नहीं है कोई पैसा लगाने से। दूसरा, मैं उत्पादन खुद उगा के बाहर मार्केट में बेच लेता हूँ। तो इन सब में युवाओं का विशेष योगदान होना चाहिए और मैं विशेष युवाओं को लेके बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद युवा हूँ और कम उम्र में खेती कर रहा हूँ और अभी सीख रहा हूँ हमारे बुजुर्ग किसानों की। तो मेरे जितने भी युवा भाई है साथी वो सभी खेती में करें, क्योंकि खेती का सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होता है और सिर्फ खेती नहीं, इसमें पशुपालन, मछली पालन सारी विधाएं हैं। जिसको जैसे जो क्षेत्र में रुचि है उसको करें और इसमें आमदनी करें। जल्दी से ये भी बता दीजिए, जो सरकारी योजनाएं किसानों तक पहुंच रही है क्या वो सही रूप से पहुंच पा रही हैं? जी, पहुंच पा रही है। तो कुल मिलाकर सरकारी योजनाएं भी पहुंचे। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी जैविक खेती के बारे में। एक बार फिर से आपको हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।